वेलकम टू माय चैनल। और करें तैयारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम नागरिक शास्त्र की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस डेली लेकर के आते हैं। तो आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। ऊपर हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हम ऊपर 100 क्वेश्चंस देख चुके थे। हमने ऊपर 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आज हमारा 101वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि अरस्तू के अनुसार राज्य है। अरस्तू के अनुसार राज्य क्या है? तो जो राज्य है वो नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। अरस्तू राज्य को नैतिक और प्राकृतिक संस्था मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ये किसका सिद्धांत है? ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा अरिस्टोटल ने कहा है, अरस्तू ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ। मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा निम्न में से किसने की थी? तो ये घोषणा लुईस 14वें ने की थी, मैं ही राज्य हूँ। ये फ्रांस के सम्राट लुई 14वें कहा करते थे कि मैं ही राज्य हूँ। प्राचीन काल में प्रायः राज्य और सरकार दोनों शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची अर्थों में किया जाता था। यूरोप में निरंकुश शासक प्रायः अपनी अनियंत्रित सत्ता को न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए दोनों में भेद नहीं मानते थे। इसी प्रकार की प्रवृत्ति इटली में मुसोलिनी तथा जर्मनी में हिटलर के निरंकुश शासन में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं ही राज्य हूँ ऐसा किसने कहा? तो इसने लुई 14वें ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं? राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। देखते हैं 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। एक तो जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। ये 4 क्या हैं? राज्य के आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुँचाना है। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुँचाना है। किसका कथन है? ये ग्रीन का कथन है, टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक था। कैसा विचारक था ये? तो आदर्शवादी विचारक था। उसकी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। भाषणों का संकलन है जो राजनीतिक विचारधारा का एक अमूल्य साहित्य है। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। इसका अर्थ है कि राज्य का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर स्तर प्रदान करना है। राज्य का अपने आप में अंत नहीं है। इस प्रकार का कथन बोसांके का है। राज्य का अपने आप में अंत नहीं है, ये कौन कहता है? ये बोसांके का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना है कहा है? वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो टी.एच. ग्रीन का स्टेटमेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आदर्शवादी विचार का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य किसी ऐसी संस्था में निहित नहीं होता जो एक बार और हमेशा के लिए बनी हो। यह उस सामान्य इच्छा को व्यक्त करता है जो एक सामान्य भले हेतु कार्यशील होती है। टी.एच. ग्रीन जो एक ब्रिटिश दार्शनिक और विचारक थे, उनका ऐसा ही मत था। इन्हें इंग्लैंड में आदर्शवादी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो टी.एच. ग्रीन ने प्रतिपादित किया है। व्याख्या देखते हैं, टी.एच. ग्रीन की प्रसिद्ध कृति लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ग्रीन का इस संबंध में कहना है कि राज्य ऐसी संस्था है जिसका ध्येय क्या है? सामान्य हित को बढ़ावा देना है। सामान्य हित का विचार ही राजनीतिक कृतज्ञता का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है। संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये भी टी.एच. ग्रीन का है। व्याख्या देखते हैं, राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है। ग्रीन के अनुसार राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन स्वयं अथवा भय के कारण नहीं वरन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? तो टी.एच. ग्रीन ने कहा। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है? सेम रिपीटेड टी.एच. ग्रीन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। सेम रिपीटेड है, टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य का आधार शक्ति नहीं। सेम, ये भी रिपीटेड ही है, टी.एच. ग्रीन का स्टेटमेंट है। आदर्शवाद है। आदर्शवाद क्या करता है? राज्य का समर्थक है। आदर्शवादी विचारक राज्य के क्या हैं? राज्य को समर्थन करते हैं। आदर्शवादी विचारक
आदर्शवादी राज्य को नैतिक संस्था मानते हुए व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। वो मानते हैं कि अगर व्यक्ति का तभी पूर्ण विकास हो सकता है जब राज्य जैसी संस्था रहेगी। ये विचारक कौन है? कांट है, हीगल है, ग्रीन है, ब्रैडले है, बोसांके हैं, ऐसे विचारक प्रमुख हैं। इस सिद्धांत का चरमोत्कर्ष हमें हीगल के विचार में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, इनका आरोपण है। इनका आरोपण क्या है? ये आदर्शवादी इन चीज़ों को मानते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। आदर्शवादी विचारधारा में राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था माना जाता है, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। हीगल इसे पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा कहकर संबोधित करता है। प्राचीन भारत में भी राज्य को एक दैविक संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है, उसके ऊपर केवल धर्म का बंधन है। अतः आदर्शवाद के अनुसार राज्य के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, उसका नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। ये आदर्शवादी यही मानते हैं कि राज्य नहीं है तो व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो व्यक्ति के ऊपर राज्य को मान्यता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? तो उद्यमिता को अधिक महत्व नहीं दिया है। बाकी क्षुधा या उत्पादन को भी दिया है, विवेक को भी दिया है और शौर्य को भी दिया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्लेटो ने उद्यमिता को अधिक महत्व नहीं दिया। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही क्या है? बृहत रूप है। राज्य कैसा है? व्यक्ति का ही बृहत रूप है। इसलिए राज्य की प्रकृति समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति समझना जरूरी है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के व्यवहार के 3 मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन से? ये पहला इच्छा या तृष्णा, उसका डिज़ायर। अगर उसके अंदर कोई डिज़ायर है तो ही वो क्या करेगा? अपने व्यवहार करेगा। भावना या मनोवेग यानी इमोशन। और तीसरा ज्ञान, नॉलेज या विवेक, विजडम। इसी के अनुसार व्यक्ति क्या करता है? अपने व्यवहार को संपादित करता है। प्लेटो के अनुसार ये सभी गुण सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। प्लेटो कहते हैं सभी गुण सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, परंतु विभिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न गुणों की भी प्रधानता रहती है। इस आधार पर प्लेटो ने समाज में 3 वर्गों की पहचान की है। जिनमें इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होती है वे उद्योग व्यापार को तत्पर होते हैं। जिनमें भावना की प्रमुखता है वो सैनिक या का व्यवसाय अपनाते हैं, तथा जो ज्ञान से संपन्न है वे दार्शनिक रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने निर्धारित की है। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 5040 व्यक्ति एक आदर्श राज्य में होने चाहिए। यह DSSB PGT परीक्षा में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं व्याख्या। प्लेटो ने अपने दार्शनिक ग्रंथ, उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है रिपब्लिक, में आदर्श राज्य की व्याख्या किया है। उनका आदर्श राज्य आदर्शवादी साम्यवाद पर आधारित है, जहां स्त्री और पुरुष सभी कानून के सम्मुख क्या है? समान है। सभी को शिक्षा का अधिकार है, जहां तक शासक दार्शनिक हो। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 निर्धारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है वुड्रो विल्सन के अनुसार? तो श्रम का कानून बनाना ऐच्छिक कार्य है। चलिए व्याख्या देखते हैं। जहां उदारवादी विचारक राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करते हैं, वहीं समाजवादी विचारक राज्य के अधिकतम कार्य क्षेत्र को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी संदर्भ में राज्य के उचित कार्य क्षेत्र के निर्धारण के लिए अनेक विद्वानों ने राज्य के कार्य को 2 भागों में बांटा, एक तो आवश्यक कार्य तथा एक ऐच्छिक कार्य। वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य के आवश्यक कार्य व्यवस्था बनाए रखना। वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य का आवश्यक कार्य क्या है? व्यवस्था बनाए रखना, दीवानी मामलों का निपटारा करना, व्यक्तियों में आपसी संविदा से उत्पन्न अधिकारों को निश्चित करना तथा नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्यों को निर्धारित करना। वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य के ऐच्छिक कार्य निम्न हैं। उद्योग व्यापार पर नियंत्रण। ऐच्छिक कार्य क्या है? ऐच्छिक कार्य है उद्योग व्यापार पर नियंत्रण, श्रम कानून बनाना, आवागमन की व्यवस्था। इस प्रकार श्रम कानून बनाना राज्य का क्या है? एक ऐच्छिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य ना ही ईश्वर की रचना है। राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये गार्नर का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। व्याख्या देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या करने के क्रम में दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, मात्रक सिद्धांत अस्तित्व में आए। कितने सारे सिद्धांत आए? देखिए, दैवी सिद्धांत आए, शक्ति सिद्धांत आया, सामाजिक समझौता सिद्धांत आया, पैतृक सिद्धांत आया, मात्रक सिद्धांत आया। लेकिन ये सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या आंशिक रूप से ही कर पाए। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है। विकासवाद सिद्धांत के समर्थन में ही गार्नर ने कहा है कि राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न ही श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम है, और न ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, और न ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। राज्य क्या है? राज्य क्रमिक विकास से
उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? मैकाइवर के अनुसार कौन से राज्य को काम नहीं करने चाहिए? तो साहित्य एवं कला पर नियंत्रण करना, ये काम राज्य को नहीं करना चाहिए। और राज्य को क्या करना चाहिए? पुस्तकालयों की व्यवस्था करनी चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना चाहिए, तो कानून व्यवस्था का प्रबंध करना चाहिए। चलिए व्याख्या देखते हैं। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक, मैकाइवर की पुस्तक है द वेव ऑफ गवर्नमेंट, द वेव ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है कि राज्य को कला, साहित्य, संस्कृति व धर्म के क्षेत्र में नियंत्रण संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। मैकाइवर सेवाधर्मी राज्य का समर्थक था। कैसे राज्य का? सेवाधर्मी राज्य का। उसने यह विश्वास प्रकट किया कि जब तक आधुनिक राज्य की लोकतंत्री व्यवस्था को अक्षुण्ण रखा जाता है तब तक पूंजीवाद की बुराइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। राज्य कौन से समूह का नाम है? तो एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए एक संगठित समूह का नाम है। तो इसका जो सही आंसर है, इसमें गलत दिया हुआ एग्जाम में पूछा था 2010 में। चलिए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपने दृष्टिकोण और अनुभव के आधार पर राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में राज्य को परिभाषित करते हुए विल्सन ने कहा है कि वुडरो विल्सन ने कहा है, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। एक अन्य विद्वान ब्लंट सली के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। तो इसमें ना ही विल्सन का नाम है और ना ही ब्लंट सली का नाम, इसलिए इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया। व्याख्या से हम इसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। राज्य क्या है? राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो किसने कहा है? ये अरस्तु ने कहा है। चलिए व्याख्या देखते हैं। राज्य परिवार और गांव का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण से लेखक अरस्तु है। आत्मनिर्भर जीवन का असर राज्य या राजनीतिक समुदाय का लक्ष्य उच्चतम आदेशों की प्राप्ति से है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न पर उत्तर विकल्प डी को माना था, जो कि गलत है। डी को मान लिया था। डी क्या है? डी सोफिस्टो है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो कौन है? अरस्तु है। सोफिस्टो नहीं है, लेकिन उसने डी को मान लिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्लेटो राज्य को एक ऐसा समुदाय बताते हैं जिसमें मनुष्य की प्रतिभाओं को निखारने का सर्वोत्तम मार्ग मिलता है। राजनीति का उद्गम स्थल प्राचीन यूनान माना गया है। राजनीति कहाँ से मानी गई है? राजनीति का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य परिवारों तथा गाँव का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए अरस्तु, हमने ऊपर देख ही लिया। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा है? तो अरिस्टोटल या अरस्तु ने ही कहा है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति में विश्लेषणात्मक की विशेषता है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति कैसी है? तो विश्लेषणात्मक है। अरस्तु राज्य को एक पूर्ण वस्तु मानते हुए उसे निर्माणकारी तत्वों जैसे ग्रामों, परिवार तथा उसके बाद नागरिकों का अध्ययन करता है। वह परिवार को व्यक्ति के स्वरूप का विस्तार कहता है, ग्राम को परिवार के स्वरूप का विस्तार कहता है और अंत में राज्य को परिवार का विस्तार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? तो ये सेबाइन ने कहा है। चलिए व्याख्या देखते हैं। जो अरस्तु का आदर्श राज्य वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, यह सेबाइन द्वारा कहा गया है। E.M. फोस्टर, अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है। ये E.M. फोस्टर का स्टेटमेंट है कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है। सेबाइन अरस्तु आदर्श राज्य पर नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है, ये सेबाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? तो ये लॉसवेल ने कहा है। व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री लॉसवेल ने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है। लॉसवेल संप्रभुता के परंपरागत स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। आनुभविक आधार से देखने पर राज्य में संप्रभुता की अधिकांश परंपरागत विशेषताएं सत्य प्रतीत नहीं होती। लॉसवेल प्रभुसत्ता को सत्ता की उच्चतम मात्रा के रूप में ही परिभाषित करते हैं। इनके अनुसार राज्य व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो समस्त बल के सर्वोच्च स्रोत के रूप में संगठित सत्ता रखता है। वेबर भी क्या कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व है यदि किसी राजनीतिक संघ का अधिकारी तंत्र सफलतापूर्वक औचित्यपूर्ण भौतिक बल पर एकाधिकार का प्रयोग करता है।
लॉसवेल मानते हैं कि संप्रभुता के साथ साथ अन्य शक्ति संरचनाएं भी सर्वोच्च हो सकती हैं। कौन मानता है ये? लॉसवेल मानते हैं। उनकी सर्वोपरिता व्यक्तिगत, विभाजिक, स्थानिक आदि हो सकती है। इस आधार पर उन्होंने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये हीगल का स्टेटमेंट है। चलिए, राज्य की आदर्शवादी व्याख्या हीगल, प्लेटो, MP फॉलेट, ग्रीन जैसे दार्शनिकों द्वारा की गई है। इनके अनुसार राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। इसी संदर्भ में अपनी पुस्तक न्यू स्टेट में MP फॉलेट ने लिखा है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। किसने लिखा है? MP फॉलेट ने लिखा है। इनकी बुक का क्या नाम है? न्यू स्टेट नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है, तो वो कल्याणकारी राज्य कहलाता है, जो अपने समाज के व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? कौन है जो राज्य के यांत्रिक स्वरूप को समर्थन नहीं देता है? तो वो TH ग्रीन है, जो समर्थन नहीं देते हैं। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है जो राज्य को एक सर्वोत्तम नैतिक संस्था मानता है, जबकि बेंथम, मील, हॉब्स ये राज्य को मानव निर्मित यंत्र मानते हैं, जिनका निर्माण और संचालन मानव ने अपने कल्याण के लिए किया है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही, यह कथन किसका है? तो ये मैकाइवर का है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मैकाइवर की पुस्तक है जो द मॉडर्न स्टेट में बहुलवाद के सिद्धांत के क्षेत्र में योगदान देते हुए तर्क देता है कि राज्य कानून का जनक एवं शिशु दोनों है। यह साधारण कानून का निर्माण करता है और उससे ऊपर है। ये कानून नागरिकों के आपसी संबंधों तथा राज्य के साथ नागरिक के संबंधों का क्या करता है? नियमन करता है। इसके अलावा राज्य का संवैधानिक कानून राज्य से ऊपर है, जिसका यह अतिक्रमण नहीं कर सकता। कानून का अंग्रेजी समानार्थी शब्द है लॉ। इसकी उत्पत्ति ट्यूटन या जर्मन भाषा की लैग धातु से हुआ है। तो ये लॉ किससे बना है? तो ये लैग से बना है, जो जर्मन भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, किसका स्टेटमेंट है? तो ये बार्कर का स्टेटमेंट है। चलिए व्याख्या देखते हैं। बार्कर का कहना है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है क्योंकि व्यक्तियों ने आपसी हितों के लिए राज्य में छोटे छोटे समूह बना लिए हैं। इसके पहले स्पेंसर जैसे विद्वान ने व्यक्ति बनाम राज्य जैसे सिद्धांतों को प्रमुखता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताना है। भूमंडलीकरण का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीयतावाद है? नहीं। संप्रभु राज्यों का अंत? बिल्कुल नहीं। क्षेत्रवाद? नहीं। तो इसका भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। व्याख्या देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं या तकनीकों का पूरे संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जाता है। पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण बहुत तेजी से हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारस्परिकता और तकनीकी, दूरसंचार, यातायात आदि की उन्नति में भूमंडलीकरण के माध्यम से ही हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म बताना है। कौन सा सही युग्म है? तो करेक्ट आंसर डी है। मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, ये जो सिद्धांत दिया है ये लॉक ने दिया है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इसमें मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से? एक तो जीवन का अधिकार, और एक स्वतंत्रता का अधिकार, और एक संपत्ति का अधिकार। ये 3 क्या थे? प्राकृतिक अधिकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो अभी हमने ऊपर 3 अधिकार देखे हैं, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। तो जीवन का है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, धर्म का अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था
क्या प्राप्त था? तो प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। ये किसने कहा था? मैकाइवर ने कहा है कि जो राज्य का स्वरूप है वो निगम के समान है। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है मॉडर्न स्टेट, इसमें ये बहुलवादी विचारधारा का पक्ष पोषण किया है इन्होंने। इनके अनुसार राज्य समाज के अन्य संस्थाओं में से केवल एक संस्था है, यद्यपि इसके कार्य अनोखे ढंग के हैं। राज्य में एक निगम की सभी अनिवार्य विशेषताएं हैं, उसकी सीमाएं, उसके क्षेत्राधिकार, उसकी जिम्मेदारियां सभी निश्चित हैं। निगम की तरह राज्य के भी अधिकार और कर्तव्य हैं। ज्ञातव्य है कि लास्की भी राज्य को सामाजिक समन्वय करने वाली संस्था या सार्वजनिक सेवा निगम की संज्ञा देते हैं। कौन? लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्की के अनुसार राज्य है तो ये समाज का सेवक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये मैकाइवर का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, 2003, 5, 9 टीजीटी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये मैकाइवर का है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो विकासवादी सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य की अचानक उत्पत्ति जैसे दैवी सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत मानते हैं न होकर क्या हुआ है? क्रमिक विकास में हुआ है। इसमें रक्त संबंध ने भी अंशतः योगदान दिया है। रक्त संबंध एकता का प्रथम और दृढ़तम बंधन रहा है। मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। सर हेनरी मेन, इसने हेनरी मेन ने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? रक्त संबंध किसका निर्माण करता है? समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। तो हमने इसको ऊपर देख लिया, ये मैकाइवर का स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त संबंध में समाज बनता है, कालांतर में समाज से राज्य बनता है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, मैकाइवर का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है, कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, मैकाइवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मातृ सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था। परिवार का प्रमुख कौन था? तो मातृ सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख कौन होगा? तो सबसे बड़ी महिला सदस्य ही परिवार की प्रमुख होगी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, मातृसत्तात्मक परिवार में वरिष्ठ महिला मुखिया की भूमिका निभाती है। माइकलेन, मार्गन तथा जैक्स जैसे कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि मातृ प्रधान परिवार में माता ही परिवार की संपत्ति अथवा अन्य वस्तुओं के लेन देन में अंतिम शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोक कल्याणकारी राज्य है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, परंपरागत विचारधारा राज्य के कार्यों को दो वर्गों में बांटता है, एक तो अनिवार्य कार्य और एक ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य तो राज्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किए जाने जरूरी है, परंतु जो ऐच्छिक कार्य हो राज्य की जनता के हित में होते थे। राज्यों के द्वारा उनका किया जाना तत्कालीन समय की विशेष परिस्थितियों और शासन के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के विकास के परिणाम स्वरूप अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों की वह सीमा रेखा समाप्त हो गई है। अब यह माना जाने लगा है कि परंपरागत रूप से ऐच्छिक कहे जाने वाले कार्य भी राज्य के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने आवश्यक अनिवार्य कार्य समझे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं, तो एक कल्याणकारी राज्य के रूप में वर्णित करते हैं, इसको एक वेलफेयर स्टेट के रूप में कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? राज्य का अनिवार्य अंग कौन सा नहीं है? तो प्रजातंत्र जो है ये राज्य का अनिवार्य तंत्र नहीं है। हमने आगे पढ़ा था ना कि 4 राज्य के अनिवार्य तंत्र हैं, एक है भूमि, एक जनसंख्या, एक है संप्रभुता और एक सरकार। ये यहाँ पे दिया है, एक है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? सरकार है, भूभाग है, संप्रभुता है, तो डी कानून नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? जनसंख्या है, भूभाग है, संप्रभुता है, तो धर्म नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा तत्व है? तो संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है इन चारों में से। चलिए व्याख्या देखते हैं, संप्रभुता या प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य लक्षण है। J.W. गार्नर की इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, इनकी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की रूपरेखा के अनुसार
प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग षाण्य गुण का भाग नहीं है? तो जो 6 गुण हैं उसमें से कौन सा एक है जो भाग नहीं है? तो डी वाला षड्यंत्र और पंचशील ये भाग्य नहीं है। बाकी कौन कौन भाग हैं? संधि है, विग्रह है, यान है, आसन है, द्वैधी भाव है और संधि है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। षड्यंत्र पंचशील षाण्य गुण का भाग नहीं है। कौटिल्य ने विदेश संबंधों कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों की व्याख्या किया है। इसी को ही षाण्य गुण कहा जाता है, जो संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधी भाव हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कौटिल्य ने राजनीति की रक्षा के लिए 4 साधन कौन कौन से? साम, दाम, दंड और भेद का उल्लेख किया है, जो राज्य की रक्षा के लिए क्या है? अत्यंत ही प्रभावशाली हैं। कौटिल्य ने 3 प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है। 3 प्रकार के दूत कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है वे राजदूत जो अपने बुद्धि विवेक से अपने राजा की ओर निर्णय करने की शक्ति रखते हैं। द्वितीय हैं वे राजदूत जिनकी शक्ति सीमित होती है और किसी विशेष काम के लिए भेजे जाते हैं। तीसरे हैं वे राजदूत जो राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार हमारे आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।